नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम आईएनएसएल का यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी हमारे नेवी एसएसआर और एमआर वाले भाई बहने हैं उन सभी के एग्जाम की हम सीरीज लेकर के आ चुके हैं। साइंस, जीके, मैथ, इंग्लिश सभी की क्लासेस। तो फाइनली आज हमारी सेकंड साइंस की क्लास होने वाली है और ये क्लास आपकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये मान लीजिए कि साइंस की मैं जितने भी क्लासेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा उन सभी में ये आज की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 3 से 4 चैप्टर कराऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका विटामिन। ठीक है ना। इसमें से मैं आपके कौन कौन से चैप्टर कराऊंगा। एक तो आपका देखिए विटामिन हो गया और दूसरा आपका हो गया एसिड। ठीक है ना। एसिड और क्या हो गया, एसिड हो गया और बेस हो गया, और मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, ये 3 चैप्टर कराऊंगा। और दोस्तों इनमें से बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला। कम से कम आपके 4 से 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे एग्जाम में, साइंस के पोर्शन में। चाहे आप एसएसआर का एग्जाम दे रहे हो, एमआर का दे रहे हो, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा। एग्जाम में जो मेरे दोस्तों प्रश्न रखे हुए मिलेंगे आपको इस क्लास से, 100% गारंटी है। तो आज के साइंस की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि मैंने आज की साइंस की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो रखे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों क्लास के नोट्स बना के चलना। साइंस की है, एसएसआर एमआर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की इस क्लास में मैं आपको विटामिन, धातु एवं अधातु एवं अम्ल व क्षार, इन सभी 3 चैप्टर्स को हम इसी क्लास में कवर करेंगे। कम से कम कंटेंट और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लगने की संभावना। एग्जाम में प्रश्न रखे हुए मिलेंगे, ये बात आप नोट डाउन कर लेना इस क्लास से। ठीक है ना। जब आपका एग्जाम होगा तो हर क्लास से जो है एग्जाम छपे हुए आपको मिलेंगे। तो मैंने जो है अपने चैनल पर दोस्तों जीके, साइंस और मैथ की भी क्लासेस प्रोवाइड करा रखे हैं। तो आप जाइए प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के जरूर से वीडियो देखना। हर बार एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन लगता है और 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, 8-10 वीडियो आप जाके आसानी से देख सकते हो। कम से कम कंटेंट कराता हूँ और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा लगने की संभावना होती है। तो जो भी सोल्जर्स क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक और शेयर कर देना सभी के साथ में। जितने भी नेवी वाले एस्पिरेंट हैं उन सभी के साथ में जरूर से क्लास को शेयर कर देना। और इस क्लास को आईसीजी, जीडी वाले, डीबी वाले वो भी जरूर से देखना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर जो भी हमारे भाई बहनें नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। तो चलिए सोल्जर्स देरी ना करते हो, आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम जो है स्टार्ट करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए सोल्जर्स क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर देते हैं। वो करेंगे विटामिन चैप्टर डिस्कस। विटामिन से जितने भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे इस क्लास से बाहर नहीं जाने वाले। उसके बाद में हम धातु, अधातु, उपधातु के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अम्ल और क्षारों के बारे में बात करेंगे। तो 3-4 चैप्टर में जो है इसी में आपके कंप्लीट करा दूंगा। वन शॉट वीडियो, इससे बाहर कुछ नहीं। वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आएगी, टेंशन मत लेना। जो भी क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा उन्हें अलग से नोट डाउन करते चलिएगा। और ये जो पीडीएफ है ये आपको आपके बैच में प्रोवाइड हो जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ वगैरह भी देख सकते हैं। बाकी मैं आपको क्लास जो करा दूंगा, देखो क्लास से अलग समझ में आता है, बाकी पीडीएफ से आप अलग पढ़ सकते हो। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आज की इस क्लास में कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किया था फंक ने। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। विटामिन इनकी घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। विटामिन जल में घुलनशील विटामिन पूछे जाते हैं, वसा में घुलनशील। हर बार रिपीट होते हैं मेरे दोस्त ये क्वेश्चन। अगर जल में घुलनशील विटामिन पूछे तो बी व सी, बी और सी याद कर लेना। जल में कौन से विटामिन है तो बी, सी, और वसा में ए, डी, ई, के। वसा में कौन सा हो जाएगा ए, डी, ई, के। 4 विटामिन वसा में है। मतलब ये मान लीजिए कि जल में 2 हैं तो वसा में कितने हो जाएंगे इसके दुगने 4। ठीक है ना। इस तरह से आप याद कर लीजिए ए, डी, ई, के। नेक्स्ट है हमारे विटामिन, उनके कार्य और उनके स्रोत, कमी से होने वाले रोग। तो देखो यहाँ पर आप इनके स्रोत याद करो ना करो, मैंने स्लाइड में आपके लिए लेकर के आ चुका हूँ। स्रोत इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन के नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग। कार्य आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छे हैं, लेकिन मुख्य स्रोत आपके नहीं आने वाले एग्जाम में। तो चलिए अब हम बात करते हैं विटामिन के नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग के बारे में। सबसे पहला आ जाता है विटामिन ए, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनोल है। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो गया विटामिन ए का, रेटिनोल। और इसके क्या कार्य क्या हैं, आंखों की निरोगता। आंखों को जो है ये हमारा अच्छा बनाए रखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए हमारे आंखों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और इसकी कमी से होने वाला रोग आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रतौंधी। ठीक है ना, रतौंधी।
और नेक्स्ट है दांत की बीमारियां, दोषपूर्ण दांत तथा बीमारियां, वृद्धि रुकना या इनकी कमी से होने वाले रोग हैं। नंबर सेकंड है आपका विटामिन B1, ठीक है ना, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। और आप इसके कार्य यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला रोग है वो है बेरी थकान का होना, पेट की खराबी, ठीक है ना, भूख और वजन का घटना, ये इनकी कमी से होने वाले इम्पोर्टेंट रोग हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, इसकी कमी से होने वाला रोग है असमय बुढ़ापा आना, ठीक है ना, मतलब कि समय से पहले ही क्या हो जाना, बुढ़ापा आना, प्रकाश न सह पाना, इसकी कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B3 पेंटोथेनिक अम्ल, नाम क्या हो जाएगा इसका, रासायनिक नाम B3 का पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से होने वाला रोग पेशियों में लकवा, पैरों में जलन महसूस होना। नेक्स्ट है आपका विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिनिया निकोटीनिक अम्ल, इसकी कमी से होने वाला रोग जीभ का चिकनापन, त्वचा पर फोड़े फुंसी होना और मानसिक विकारों, पेलाग्रा ये आपका इंपॉर्टेंट रोग है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, विटामिन B6 का नाम हो जाएगा रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन, इसकी कमी से होने वाला रोग मस्तिष्क का ठीक से कार्य न करना, यह आपका इंपॉर्टेंट है। शरीर का भार कम होना और एनीमिया, एक तो मस्तिष्क का ठीक से काम ना कर पाना और एनीमिया, ये दो इंपॉर्टेंट रोग हैं विटामिन B6 की कमी से होने वाले। विटामिन B7 बायोटीन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन हो जाएगा और इसकी कमी से होने वाला रोग इंपॉर्टेंट है आपका लकवा और बालों का गिरना तथा वृद्धि में कमी आना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विटामिन B9, विटामिन B9 का रासायनिक नाम हो जाएगा फोलिक अम्ल, विटामिन B9 की कमी से होने वाला रोग एनीमिया तथा पेचिस रोग। नेक्स्ट आपका विटामिन B12, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, साइनो कोबालेमीन अम्ल, रुधिर की कमी का होना। विटामिन B12, देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, एक तो होता है रुधिर का थक्का न जमना और एक होता है रुधिर की कमी होना, तो रुधिर की कमी हो जाएगी विटामिन B12 के कारण। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन सी की कमी से होने वाला इंपॉर्टेंट रोग है आपका स्कर्वी, क्या है आपका, स्कर्वी, मसूड़े फूलना, अस्थियां कमजोर होना, ये आपके इंपॉर्टेंट रोग है। नेक्स्ट आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स, सूखा रोग, इंपॉर्टेंट रोग है। विटामिन ई, नेक्स्ट आपका टैकोफेरॉल, इसका हो जाएगा इंपॉर्टेंट नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफेरॉल, और इसकी कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति का कम होना। नेक्स्ट आपका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फ्लोक्विनोन, इसकी कमी से होने वाला रोग रुधिर स्त्राव का होना, ऐंठन आदि, मतलब कि रुधिर का थक्का न जमना, विटामिन के की कमी। नेक्स्ट हो जाएंगे आपके, अब हम बात करते हैं मिश्र धातु से रिलेटेड कि जो हमारी धातु हैं वो कौन कौन सी मिश्र धातु हैं और वो किस किस से मिलकर बनी होती है और उनके उपयोग जो हैं वे क्या हैं। मिश्र धातु नंबर 1 आपका गन मेटल किसे कहते हैं, तो कॉपर, टीन और जिंक के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, गन मेटल, और इसका उपयोग किस में होता है, बंदूकें बनाने में, हथियार बनाने में, मशीनों के पुर्जों में। नेक्स्ट आपका पीतल भी एक मिश्र धातु, और पीतल किससे मिलकर बना होता है, तो कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल बना होता है। पीतल का उपयोग हम तार में भी करते हैं और मशीनों के पुर्जे में, बर्तन आदि में करते हैं। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम ब्रांज आपकी मिश्र धातु है जो कि कॉपर और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, जिसका उपयोग हम सिक्के में और सस्ते आभूषण बनाने में करते हैं। नेक्स्ट आपका जर्मन सिल्वर किस का आपका जो है किससे मिलकर बना होता है, तो कॉपर, जिंक और निकिल से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग है बर्तन और मूर्तियां बनाने में, हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका डेंटल मिश्र धातु किन से मिलकर बनी होती है, तो डेंटल मिश्र धातु जो आपकी सिल्वर, मरकरी, जिंक और टीन से मिलकर बनी होती है, और इसके उपयोग दांतों में भरने के लिए, ठीक है ना, आपकी जो दांतों में व्हाइट जो भरा जाता है ना, जब जहां से दांत खोखला हो जाता है, वो डेंटल मिश्र धातु भरी जाती है जो सिल्वर, मरकरी, जिंक और टीन से मिलकर बनी होती है।
नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील, नाम तो आपने काफ़ी बार सुना होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा ये स्टेनलेस स्टील है क्या। तो मेरे भाई आयरन, क्रोमियम और निकिल को मिला करके क्या बनता है आपका स्टेनलेस स्टील, जो कि बर्तनों में, चिकित्सा के औजारों के रूप में प्रयोग किया जाता है। और आजकल तो दरवाजे भी स्टेनलेस स्टील के बनाए जा रहे हैं। मैग्नीशियम, नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ किया जाता है और ये किससे मिलकर बना है, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से मिलकर क्या बना है, मैग्नीशियम। मैग्ने से आप याद कर लेना मैग्नीशियम, और लियम से आप क्या कर लेना, एल्यूमिनियम। ये वायुयान तथा जहाजों के निर्माण में जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, अम्लगम। अम्लगम पारा का कोई अन्य धातु, अम्लगम जो बनता है वो आप किस पारे के साथ में किसी भी धातु को मिक्स करने पर हमारा अम्लगम बन जाता है। लेकिन उसमें एक शर्त है कि आप लोहा नहीं लेंगे, लोहे के अलावा आप कोई भी धातु ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे प्रमुख धातु एवं अधातुओं के उपयोग। ये उपयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है आपका लोहा, जिसका आपका उपयोग जो होता है वो भवन निर्माण में, रेल की पटरियां, औजार आदि बनाने में जो है लोहे का उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका तांबा, तांबे का उपयोग बिजली के तार में, उपकरण एवं बर्तन बनाने में होता है। नेक्स्ट आपका पारा, पारे का उपयोग थर्मामीटर में, दांतों का भराव में होता है। नेक्स्ट आपका टंगस्टन, टंगस्टन का विद्युत बल्ब के तंतु में उपयोग होता है। उसके बाद में आपका जस्ता, लोहे को जंग से बचाने के लिए इसके गैल्वेनीकरण अथवा यशदीकरण में उपयोग किया जाता है, जस्ते का जस्ता। और नेक्स्ट आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बर्तन एवं वाहनों के कल पुर्जों के बनाने में होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, कुछ धातु सामान्य परिस्थिति में बहुत ही कम अभिक्रियाशील होती हैं, लेकिन इन्हें उत्कृष्ट धातु कहते हैं, जैसे कि सोना हुआ, प्लेटिनम हुआ, चांदी हुआ। इनका उपयोग आभूषण बनाने में जो है किया जाता है। अब हमारे आ जाते हैं अधातु एवं उनके उपयोग। अब तक जो हमने बात की है ये आप देख लेना ऊपर, हमने अब तक धातु की बात की है, उसके बाद में हम अधातु की बात कर रहे हैं। अब अधातु, सबसे पहली अधातु आपकी आर्गन है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्ब को भरने में किया जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन। नेक्स्ट आपका नियोन, सूचना या विज्ञापन पट को प्रकाशित करने में किसका उपयोग किया जाता है, नियोन का। नेक्स्ट आपका हीलियम, गोताखोरों के श्वसन के उपकरण में किसका उपयोग किया जाता है, हीलियम का। नेक्स्ट आपका क्लोरीन, विरंजक के रूप में तथा जल शुद्धिकरण में किसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का। आप देखते हैं ना कि जब हम पानी पीते हैं आरओ का तो हमें हल्का हल्का मीठा मीठा सा लगता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, उसमें क्लोरीन डाला जाता है, जिससे मीठापन आता है पानी में। आपने बिस्लरी का पानी पिया होगा, वो हल्का हल्का सा मीठा होता है क्योंकि उसमें जो है क्लोरीन से वो पानी शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट आपका आयोडीन, प्रतिरोधी के रूप में, आयोडीन का प्रयोग किसके रूप में होता है, प्रतिरोधी के। फास्फोरस, फास्फोरस माचिस के उद्योग में, भाई आपने देखा होगा माचिस के, ये आपकी माचिस हो गई, माचिस के साइड में जहाँ से आप तिल्ली को इस तरह से मार के जलाते हैं तो वो वहाँ पर क्या लगा होता है, फास्फोरस, ठीक है ना। और माचिस के ऊपर भी जो आप यहाँ पर ये माचिस की तिल्ली होगी, इसके ऊपर भी जो है फास्फोरस लगा होता है। नेक्स्ट आपका गंधक, पटाखों के निर्माण में गंधक पोटास के आपने खूब पटाखे जलाए होंगे, तो पटाखों में इनका जो है प्रयोग होता है, गंधक का और पोटास का। नेक्स्ट आपका नाइट्रोजन, भोज्य पदार्थों की पैकिंग, उर्वरक आदि के निर्माण में किसका उपयोग होता है, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट आपको ग्रेफाइट, स्नेहक एवं पेंसिल के लेड में, पेंसिल में किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट का। हीरा, आभूषण में कांच को काटने के लिए, मेरे भाई हीरा कांच को काटने में एक्सपर्ट है, तो हीरे का उपयोग जो है कांच को काटने में, आभूषण बनाने में होता है। अब हम बात करते हैं अम्ल एवं क्षारों पर, अम्ल एवं उनके स्रोत व उनके उपयोग। नेक्स्ट आपके हैं अम्ल एवं उनके स्रोत व उपयोग। नंबर 1 अम्ल है आपका सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का स्रोत क्या है, मतलब कि हमें सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त होता है, तो पहला है नींबू, संतरा और अंगूर, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, सिट्रिक अम्ल। और इसका जो उपयोग है वो है वस्त्र उद्योग एवं धातुओं को साफ करने में सिट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आप देखते हो कि आपने तांबे पीतल की बोतल देखी, उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन आ जाता है तो हम उसमें नींबू का रस लगा के उसे साफ करते हैं। नेक्स्ट आपका मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल कच्चे सेब में पाया जाता है, बहुलक एवं औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण में कच्चे सेब के रस का उपयोग किया जाता है, जिसमें कि मैलिक अम्ल होता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर भी कहता है सुबह एक सेब खाया करो, तो वो क्योंकि वो औषधि के रूप में उपयोग होता है। तो भाई सेब बहुत अच्छी औषधि, अगर आप सुबह रोज एक सेब खाओगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा बना रहेगा। नेक्स्ट है आपका टांट्रिक अम्ल,
टार्ट्रिक अम्ल, ये किसमें पाया जाता है? इमली में। बेकिंग पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा के साथ मिलाकर। नेक्स्ट आपका एसिटिक अम्ल, जो कि सिरका में पाया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण एवं स्वाद के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका लैक्टिक अम्ल, जो कि दूध में पाया जाता है। दूध से दही जमाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? लैक्टिक अम्ल का। नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय रसायन विधि में क्या है ये? इसका स्रोत है आमाशय व रसायन विधि से जो है ये हमें मिलता है। और इसका उपयोग जो हो जाएगा वो हो जाएगा भोजन पचाने में, विभिन्न उद्योगों के निर्माण में। नेक्स्ट आपका ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का जो है हमारे टमाटर व पालक में पाया जाता है। स्याही के धब्बे हटाने व फोटोग्राफी में इसका क्या है? उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपके प्रमुख पीएच मान। नेक्स्ट आमाशय। आमाशय का पीएच मान पूछ लेंगे तो 1 से 3 के बीच में आमाशय का पीएच मान होता है। पेय पदार्थ सॉफ्ट ड्रिंक्स का आपका जो है 2 से 4। आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, 2 से 4 क्या होता है उसका पीएच मान होता है। नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4। सिरके का पीएच मान 2.2 से 3.4। लार का आपका पीएच मान हो जाएगा 6.5 से 7.5। जल का आपका पीएच मान हो जाएगा 7। आंसू का पीएच मान हो जाएगा 7.4। रक्त का आपका पीएच मान हो जाएगा 7.36 से 7.4 या फिर 7.4 ही आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे मूत्र। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान भी आपका 3.4 के समथिंग में होता है। 3.4 के समथिंग में। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.5 होता है समुद्री जल का पीएच मान। वर्षा के जल का पीएच मान 6.4 से 6.8 होता है। मैग्नीशियम मिल्क का आपका पीएच मान 10.5 होता है। गाय के दूध का पीएच मान 6.3 से 6.6 होता है। और एक बात नीचे इंपॉर्टेंट लिख रखी है कि रक्त के पीएच मान में 0.2 इकाई का परिवर्तन होने पर व्यक्ति की जो है मृत्यु हो जाती है। जैसे कि मैंने रक्त का पीएच मान कितना बताया आपको? 7.4। अगर मेरे भाई 7.6 अगर आपके रक्त का पीएच मान हो गया तो क्या है? मृत्यु हो जाएगी दोस्त। और आप भी इसी तरह से इंडियन नेवी ज्वाइन करके और आपको भी जो है ये वर्दी पहन करके अब की बार आनी है। और ऐसे ही ट्रेनिंग के बाद में आपसे मिलेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स इसमें करा दिए हैं, 3 से 4 टॉपिक एक क्लास में ख़त्म। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को आप रिवाइज कर लेना और इस पीडीएफ को भी आप रिवाइज कर लेना। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आप इम्पोर्टेंट नोट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज की आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। अपनी प्यारी प्यारी सी कमेंट जरूर करना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। हम ऐसी ही क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आप सभी चैनल पर बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। क्लासेस को लाइक और शेयर तो यार करना बिल्कुल मत भूलना। अपने स्टेटस पर डेली की क्लास लगा देना। सुबह 11 बजे आपकी और शाम को 4 बजे क्लासेस मिलेगी। और आज शाम को 4 बजे जीके की फर्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना। धमाकेदार क्लास लेके आ रहा हूँ। बायलैंग्वेज क्लास रहेगी आज की जो होगी ना शाम को आपकी जीके की, वो इंग्लिश में और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपकी क्लासेस रहेगी। इंग्लिश वाले जो सोल्जर्स परेशान थे ना, आपके लिए क्लास लेकर के आ चुका हूँ मेरे दोस्त। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। अपना प्यार जरूर से दिखाना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और दोस्तों जब तक आपका सपोर्ट नहीं बनेगा तब तक देखो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, संघर्ष तो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मंजिल ऐसे ही नहीं मिलेगी, संघर्ष करो, मेहनत करो, आसानी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सोल्जर्स, क्लास को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज शाम जीके की क्लास में शाम 4 बजे रेडी रहना सभी। जय हिंद।